नमस्कार बच्चों, हम आपको लेकर आए हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। हमने वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं शामिल हैं, उसका हमने बखूबी चैप्टर चरण बाय चरण अध्ययन किया था। ठीक है, उसमें कुछ स्टेटमेंट, कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज थी वो हमने आपको बता दी थी। अब हम इसमें पहला कॉन्सेप्ट आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या है, इसमें है कुछ नहीं। अगर आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को समझेंगे, गौर से देखेंगे, कुछ नहीं है। जैसे बता दो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या। आप देखेंगे कि मान लीजिए आप खाना खाते हैं, नॉर्मली सब कोई हाथ से खाना खाता है। आप 5 स्टार में जाएंगे तो 5 स्टार में वो क्या कर देगा, बहुत सजा के प्लेट रख देगा, कांटा चम्मच, आप उससे खाना खाएंगे। सब क्या है कि स्थान का चेंज है। अब घर में खाना खाओगे उसी को हाथ से खाओगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का केवल कुछ नहीं है वही चीज जो हम करते आए हैं। भाग से कुछ एक दो क्रियाएं हैं, उस वही करते आए हैं, वही है, लेकिन थोड़ी सी क्या है, इन्होंने सजा के रख दिया है, तो हम उसको सजा के रखेंगे। क्योंकि हम गणित पढ़ रहे हैं तो गणित की भाषा में लिखेंगे। हर चीज की भाषा अलग अलग होती है। जैसे हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो अंग्रेजी में लिखेंगे। जैसे मैंगो आम है तो हम आम को अंग्रेजी में आम है, आम को अंग्रेजी में हम मैंगो कहेंगे। पानी है, नमक है, नमक मान लिया जाए, नमक को हिंदी में कहते हैं हम नमक नॉर्मली। अगर अंग्रेजी में जाएंगे तो साल्ट बोलेंगे। अगर इसको हम केमिस्ट्री की भाषा में बोलेंगे तो NaCl बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। अब हम सोडियम क्लोराइड केमिस्ट्री में बोलते हैं तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो नमक बदल गया, नहीं बदला ना, लेकिन हम उसको NaCl ही लिखते हैं। इसी प्रकार हम यूक्लिड विभाजन को हम गणित में कैसे लिखेंगे, हम शुरुआत से यानी कि हम नमक से शुरुआत करेंगे आपको और ले जाएंगे हम आपको NaCl तक, उसको NaCl को बनाएंगे, यानी कि हम यूक्लिड विभाजन को ले जाएंगे। इसकी प्रमेय का देखेंगे क्या है। तो इसमें दो एक चीजें आपको थोड़ी सी समझने की बात है, आपको पहले से समझ में आ रही होंगी। हम भाग से ले चलते हैं। जैसे क्या लिया, अब भाग तो जानते होंगे, हमने भाग सिंपल सा भाग लिया, ये भाग लिया 25 है, ये सिंपल भाग है, इसको समझते जाइए। 6 का भाग देंगे 24, 6 चौके 24, शेष क्या बचा, 1 बचा। एक और भाग ले लीजिए बड़ा सा, थोड़ा सा 8 का भाग ले लीजिए, हाँ 82 ले लीजिए। 82 थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अगर किसी को भाग ना आता हो तो हम लोग 50 ले रहे हैं। 8 6 48। अच्छा, इन चीजों में देखने वाली क्या बात है, शेष इसमें कितना बचा, शेष फल बोलते हैं। तो सर शेष फल इसमें 1 बचा, इसमें शेष फल 2 बचा। क्या आप कभी अनुमान लगा सकते हैं जो शेष बचता है, जो भाग देने वाली संख्या से ज्यादा हो सकता है या बराबर हो सकता है? कैसे? मान लीजिए हम 6 का भाग दें तो क्या कभी इधर 6 शेष बचेगा? कभी नहीं बचेगा। 6 का दोगे तो एक बार भाग चला जाएगा, तो ऊपर ही बढ़ा लोगे। क्या कभी 8 का भाग देने पर शेषफल 8 या 8 से बड़ा कभी हो सकता? कभी नहीं हो सकता। एक कंसेप्ट याद रखो कि शेष होता है जो भाग देने वाला होता है, उससे कभी बड़ा नहीं हो सकता। ये पक्का पता है। तो इतना पता हो, ये तो हो क्या सकता है, ये क्या क्या हो सकता है? ये 8 से हमेशा छोटा होगा, 8 से हमेशा छोटा होगा, 6 से हमेशा छोटा होगा। एक और हम भाग दे रहे हैं तो समझ में और आ जाएगा। 7 का भाग दो 49 में, 7 7 49 0, यानी कि ये या तो उससे छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। एक चीज समझ में आ गई, शेष है जो शेषफल है या तो 0 होगा या जो भाग देने वाली संख्या उससे हमेशा छोटा होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है सर, समझ में आ गया। इसके बाद देखें तो हम इसको लिख सकते हैं। एक अगर तुमने पढ़ा होगा, जैसे ये 25 हमें भाग दिए थे, इसी को देख लें, इसी का उदाहरण लेकर हम देखेंगे ये सही है या गलत है। इसको एक विधि से हम हल करते हैं। कैसे कि अगर ये 25 क्या तो भाज्य बराबर, जांच करने की स्थिति में होता है, भाज्य बराबर भागफल, भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। धन शेषफल। ये समझ में ना आए कोई बात नहीं, देखो मैं बता रहा हूं क्या है।
जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो भाजक कहलाता है। भागफल तो जानते हो इधर आता है, शेषफल भी जानते हो इधर आता है। अब बचा क्या? भाज। तो ये भाज्य ये है भाजक। भाजक मतलब भाग करने वाला, बांटने वाला। तो कौन है बांटने वाला? ये भाज। बंटने वाला कौन बट रहा है? ये भागफल, जो बटने के बाद आए वो फल, जो बच जाए वो शेष फल। तो अगर हम बीच वाली संख्या को बराबर में कर दें, यानी कि बीच की भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी कि ये हम निकाल दें तो हमारा सवाल सही होता है गलत? ये जांच विधि आपने देखी होगी कई बार। तो इसको हम ऐसे लिख सकते क्या? भाज्य बराबर 25 होता है, भाजक 6 होता है, भागफल 4 + 1, इनको हल कर दो, 6 चौके 24 + 1 बराबर 25, यानी कि आपका भाग सही है। अब गणित की भाषा में यूक्लिड जी ने इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, बस इसी को हमने कहा ना, जो हाथ से खाओ, इन्होंने कांटा चम्मच से खिलाया आपको। क्या खिलाया देखो, इसी से समझ ले जाओ। इन्होंने मान लिया जाए कोई दो संख्याएं हैं ए और बी, यानी कि ये क्या कर रहे हैं? बी को भाग दिला रहे हैं ए से, ठीक है। इन्होंने कहा भागफल भाई हमारा आर आया है, इनके अनुसार इनका भागफल क्यू आया है, और जो शेष बचा है वो बचा है आर। इसको थोड़ा सा बड़े में लिख रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। कोई भी संख्या मान लीजिए भाग में कि बी से भाग दिलाएं, ए को भाग दें। जब कोई भी संख्या से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ तो भागफल आएगा ही। कभी शेषफल भी आएगा। शेषफल मतलब अब कभी सर 0 बच जाए तो 0 भी तो शेष है ना, 0 भी शेष है। तो 0 तो इसको हम लिखोगे अगर इस भाषा में तो इसको कैसे लिख दोगे? इसको अगर हम लिख दें तो इसको लिख दो ए बराबर भाजक क्या है? जो भाग देने वाला है। क्यू क्या है? जो है, और प्लस आर क्या है? शेषफल। यही तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब इसको थोड़े से चरण बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे ध्यान देना। अब इन्होंने क्या कहा है, हमें तुम्हें क्या बताया? जो शेषफल है वो इससे बड़ा होगा या छोटा होगा? तो सर ऑलवेज छोटा, यानी कि जो आर है हमेशा छोटे का निशान लगेगा बी से। छोटे का निशान है, बी आर से बड़ा होगा। और हमने आर को भी बताया था, आर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, या 0 आर 0 भी हो सकता है, ठीक है, 0 के बराबर या 0 से थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। बी से छोटा होने का मतलब जो जितना भाग देंगे उससे तो छोटा होगा, लेकिन 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। जैसे हमने अभी भाग दिया था, 6 का भाग दिया था 25 में, तो 6 चौके 24 आया था। ये 0 से तो बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है, तो आर है। तो आर देखो निशान कैसा लगा? 0 से बड़ा है और बी से छोटा है। छोटे निशान में बड़े का निशान तो पता है, ये भाग, यानी कि ये गणित की भाषा है। गणित की भाषा में वही हम लिखा रहे हैं, जो इसलिए तुम्हें समझा दिया था। कैसे लिखा दिया देखो, हमने कहा कि बी से हमेशा छोटा होगा भाजक से, इससे छोटा होगा आर। तो हमने कहा भैया आर तुम इससे छोटे हो जाओ बी से। बोले ठीक है, हम हो गए सर जी। क्या बराबर हो सकता? बराबर नहीं हो सकता। लेकिन हमने कहा कि आर कभी कभी 0 भी आ जाता, तो भाई हाँ, तो आर 0 भी आ जाता तो 0 के बराबर हो जाएगा, और 0 से कभी भी बड़ा आ जाता। ये छोटा तो लगा दिया, छोटा का निशान, साथ में एक डंडा लगा दिया, यानी कि बराबर, यानी कि बराबर या छोटा हो सकता, लेकिन बी से हमेशा छोटा हो सकता। तो बस इसी को कह दिया उन्होंने कि भाई यूक्लिड है ये। अब इसको हम मिटा दें जो हमारे पता था, और ये हम यूक्लिड में आ जाएं। लो ये है यूक्लिड, यानी कि अब उन्होंने कहा कि ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक हो। अब पूर्णांक ध्यान देखना, हमने बताया था तुम्हें। उन्होंने प्रमेय का क्या कहती है, अब प्रमेय का बिल्कुल भाषा में लिखा रहे हैं, ए बी कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली कक्षा देखी होगी तो धनात्मक पूर्णांक आपको समझ में आया। किसमें समझ आया था? हमने पूर्णांक के दो हिस्से थे, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक।
तो ये कह रहा धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि अगर संख्या रेखा में देखा जाए इधर से तो इस साइड आएंगे कोई, ना कि इस साइड -2 -3 -1 -2 -3 इधर नहीं आएंगे। किधर आएंगे? 1 2 3 4, ये थे धनात्मक पूर्णांक, ये थे ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये कह रहा है कि ए भी कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक है तो यार ऑब्वियसली है कि हम मतलब भाग दे सकते हैं उसमें, ए बी को कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 मान सकते हैं, 2 3 मान सकते हैं, 4 5 मान सकते हैं, 8 16 मान सकते हैं, क्रम से भी जरूर नहीं है, 1 माना 12 मान लो, 2 माना 25 मान लो, 35 मान लो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन धनात्मक पूर्णांक है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर होगा तो उसका अगर हम भाग देंगे, मान लीजिए हमने ए और बी को मान लिया 4 है और 28 है, हम कोई भी मान लेंगे, तो इसको हमने मान लिया क्या, एक दो संख्या मान ली ए और बी, इसको मान लिया हमने ए और इसको मान लिया बी। हम इसको क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या में भाग देंगे, छोटी संख्या में देंगे ही नहीं, तो हम 4 का भाग देंगे 28 में, वही हाल है, तो 4 7 28, 0 आएगा, यानी कि ये 4 ये R था, अगर तुम देखो ये B था और ये A था, सॉरी ये Q था और ये A था और ये B था, वही तो है BQA। अब इसको उसी प्रकार से लिख दिया हमने कि भाई अगर हम A को ज्ञात करना चाहते हैं तो इनके इनका गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो इनके इनका गुणा करेंगे, इसको जोड़ दिया, जहां R बराबर क्या हो, या तो 0 के बराबर होगा या B से छोटा होगा। तो उसने लिखा है कि ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक हो तब Q और R, अब Q और R क्या है, Q ये था ना, Q R नहीं था, बी ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है तो Q और R पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, मतलब इसको पूरी तरह से लिख लो, क्यू आर ऐसे अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं होंगी। कैसी होंगी? ऐसी कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, जहां R 0 या इससे बराबर होगा लेकिन B से छोटा होगा। ये है पूर्ण रूप से यूक्लिड विभाजन विधि, यही है यूक्लिड विभाजन विधि। अब इसको उपयोग कहाँ करना है ये देखना है हमें। तो यूक्लिड विभाजन विधि हमने वही समझा दी है कि ऐसे लिखा है, इनका अर्थ ना समझ में आया तो इसका मतलब ये है। अब हम तुम्हें एक चीज और ले चलते हैं आगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के समझ में आई होगी। हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के अनुप्रयोग एक दो देख लेंगे यहीं पर, तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगी क्या है। तो समझ में आ गई कि ये स्थिति है। अब ये आप लिख लीजिए, इसको मिटा दीजिए तो समझ में आ जाएगी कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ओके, अब मान लिया जाए मासा, हमने तो एक सिखाए होंगे, सर ने याद किया, हम सिखा रहे हैं मासा भाग विधि से। भाग विधि से मासा यह यानी कि हमें कोई भी संख्या ले लो 12 और 16 का मासा ज्ञात करो। मासा मतलब महत्तम समावर्तक। भाग विधि से हम क्या करते थे कि 12 का भाग दो 16 में, 12 एकम 12, कितना बचा 4। इसको अगर हम फिर इस 4 का भाग दे देते 12 में, 4 की 12, जब भाग पूर्ण चला जाता तो 0 बचता तो वही हमारा मासा होता। तो इसका मासा कितना निकला 4। तो बस इसी को हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें हल करना है। कैसे, ये देखो अभी ऐसे में करके बता दे रहे हैं। पहले हमने भाग दिया, किस में भाग दिया 16, तो 16 बराबर किसका होगा 12 गुणा 1 प्लस के नीचे क्या बचा, शेष 4 बचा, यही है। हाँ, फिर हमने क्या किया, फिर हमने 12 को भाग दिया तो 12
क्या बन गया इधर। अब इस वाले संख्या में देखोगे तो 12 क्या बन गया, 12 बन गया भाज्य, 12 क्या बन गया भाज्य, और 4 बन गया भाजक, और 3 बन गया तो 12 बराबर। यानी कि इसको अगर इसको हम प्रमेयिका में लिखेंगे हम इस प्रकार से, तो देखो ए होगा, बी हो गया, ये क्यू हो गया, और ये आर हो गया। अब इसको उसमें लिखेंगे तो ये 12 बन गया भागफल, कितना भाग आया, किससे भाग दे रहे हैं, 4 से, कितने बार गया, 3 बार, आर बराबर 0, आर बराबर 0। और यह संख्या तब तक हम इस क्रम में दोहराते रहेंगे, यानी कि इधर फिर लिखोगे तो ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, और ये आर है। हम कोई आपको संख्या दे दें, आप बताएं इसमें बी क्यू आर भाजक क्या है, तो ये क्या है, जब तक ये इस प्रकार से ये दोहराती रहनी है जब तक कि हमारा आर 0 ना आ जाए। जहां भी आर 0 हो जाए तो जो भी भाजक होगा वही इसका मासा हो जाएगा, तो मासा 4। यानी कि भाग देना इसी प्रकार से, लेकिन लिखना इस प्रकार से है। एक और समझ लेते हैं इसी को, यूक्लिड विभाजन से बड़ी संख्या ले लेते हैं थोड़ी सी, कोई हमें पास इसी को ले लेते हैं, कोई बड़ी संख्या क्या हो सकती है। एक आपको उदाहरण है, इसी को उदाहरण से देखो हल करें। 135 और 225 में मासा भेजना यूक्लिड विभाजन से। ये 1.1 का हल है, अभी हल नहीं करवा रहे लेकिन हम उदाहरण लेके देख रहे हैं। तो हम 2 प्रकार से हल करेंगे, इससे में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हम लिखना कैसे है और कहाँ जाना है, किस चरण तक। तो हम इसमें लिखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है, 25, तो हम वही नॉर्मली करते हैं, 1, 3, 5 को भाग देंगे 225 पर। कितनी बार, 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा। कितना बचा, 0, और 12 में से 9, 90 बचा। अब 90 का भाग देंगे इस वाली संख्या में, 2 बार नहीं, एक बार ही जाएगा। कितना बचा, 45, 45 का भाग देंगे 90 में, 45 दूनी 90। हमें जब तक ऐसा करते रहना जब तक सिर्फ 0 ना आ जाए, यानी कि जिसका भाग दें, एक बार जा सकता है, 2 बार भी जा सकता है, 3 बार, शेष फल अंक उतारो, बड़ी संख्या है, जो बचा उसका भाग दें हम उसी में, जो बचा उसका भाग दें हम इसी में, जो बचा उसका भाग दें हम 0 का है, यानी कि 0 के बाद ये संख्या खत्म हो जाती है। तो इसका मासा कितना आया, उन्होंने कहा सर 45, जहां हमारा 0 आ गया। देखो ये भाग विधि से है, सिंपल से। लेकिन अगर सवाल में दे दे कि यूक्लिड विभाजन से इसी का हल करें तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। इसको यूक्लिड विभाजन से, यही है, ये बीच की संख्या है तो बस इसी को लिखते जाना है। यूक्लिड विभाजन पहली क्या थी, क्या है, ये बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर, यही बोलती है। ए का मान भाज्य है, यानी कि जिस पे भाग देना है, बी का मान जिसको भाग देना है वो। भागफल कितना आया, ए, देना हमें इसी प्रकार से, लिखना उससे है ए, तो ए, आर कितना आ गया, आर 90, ये 90, ये चरण नंबर 1 हो गया। अभी तो आर 0 नहीं आया, जब तक आर 0 ना आए तब तक करते जाना है। अब क्या करना है चरण नंबर 2 में, चरण नंबर 2 में क्या करना है कि हमने 90 का भाग दिया, यही इसी को देख लो, यही है ना स्थिति। हमने ये पहले चरण नंबर 1 था और इसका शेष अगले चरण में चला जाएगा, एक चरण नंबर 3 है, यही है स्थिति। तो बस इसी को करते जाओ। 90 का भाग ये है तो इसको हम 135 मान लेंगे, क्योंकि हम इसमें भाग दे रहे हैं। जो बीच की संख्या होती है उसी को पहले लिखा जाता है, और जिससे भाग दिया जाता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है, और जितने बार भाग जाता है उससे गुणा कर दिया जाता है, जो शेष बचता है उसको शेष में लिख देते हैं। क्या आर बराबर 0 आया, नहीं आया, ठीक है। चलो इसके बाद अगला देखते हैं, अगला चरण ले लो। अगले चरण में बीच में क्या लिखी, 90, तो इसी को हम, या फिर इसी को कह सकते हो तुम, इसमें देखो 35 को इसको यहाँ उतार दिया जाता, हमेशा ही यही होता, तो इसको हम यहीं उतार देंगे 90। तो हम 90 किससे भाग दे रहे हैं, 45 से। ये वाली संख्या इधर आती रहेगी, कितनी बार देंगे, 1, शेष किसमें बचता है, 0। देखो ध्यान दे इसमें अंतर कहाँ, 225 भाग दिए 135, जब जो भाग दे दें तो इसका मतलब मान निकालना पड़ता है। बी और आर के लिए आगे जानते हैं हम, किसके लिए, बी और आर के लिए।
b को हम इधर रख देते हैं, r को हम इधर रखते हैं, गुणे इसका गुणा कितने में किया जाए, शेष जो बचा, फिर यही b और r बचा, यह नहीं बचा। अगर इसको ले लिया जाए तो ये भी b और ये भी b और r है, हर जगह b और r अलग अलग हो जाता है चरण। ये चरण नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, आगे 0 ना आता तो स्टेप नंबर 4 पहुंच जाएंगे। अब जहां भी हमारा r बराबर 0 आ गया तो जो ये वाला मान होता है यही हमारा मासा होता है। तो हम लिख देंगे 1, 3, 5, 2, 2, 5 का मासा 45 है। देखो आया वही है, आया वही है, क्रिया भी वही है, लेकिन इसको हम यूक्लिड विभाजन कहेंगे, इसको भाग विधि कहेंगे। हमने कहा ना आप 5 स्टार में जाओगे तो आपको ये गणित की भाषा है, ये हमारी नॉर्मली भाषा है, भाग विधि है तो विधि वही, लेकिन इसको 5 स्टार की तरह कर दिया है। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। हम इसमें और भी हम अगला वीडियो बनाएंगे, वो हम 1.1 की पूर्ण रूप से एक्सरसाइज को हल करके ही बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपको ये प्रमेय समझ में आ गई हो तो आप इसको वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और ऐसे बच्चों को पहुंचाएं जो कोचिंग नहीं कर सकते या इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी क्लास के लिए, जो आपको 400, 200, 400 मिनिमम 400 रुपये लेता है आज के ज़माने में कोई भी फीस ऑफलाइन पढ़ाता हो। हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, निःशुल्क होगा पूर्ण रूप से, आप उसको फॉरवर्ड कीजिए। और एक बात और बता दे रहा हूँ कि अब जहाँ भी कोचिंग जाते हैं ठीक है जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ आपके दोस्तों का मिलना हो जाता, किसी का देखना हो जाता, किसी को दिखाना हो जाता। इन सब चीज़ों के लिए भी तो कोचिंग जाते हैं हम लोग। अब ऐसा थोड़ी घर में रहेंगे तो क्या, तो जहाँ कोचिंग जाए जिससे मिल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये वीडियो देख के जाइए, आपको सब पता रहता है, जो कोचिंग में करना हो वो करके आइए, आपको इसकी कोई चिंता ही नहीं रहेगी आपको कि हमने कोचिंग में पढ़ाया नहीं पढ़ा। आप दोस्तों के साथ 2-4 गप्पे हुए, अब इस उम्र में है ये सब चलते रहते हैं, थोड़ी सी हंसी मजाक चलती रहती है। हो सकता है आप कोचिंग में किसी के पास किसी से मिलने जा रहे हो, उसके बिना आपका मन न लग रहा हो, तो अब जाइए, मन लगाइए उधर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 घंटा का टाइम निकाल कर आप ये वीडियो देखिए, आपका गणित कंप्लीट, तो आप ओके, आपके नंबर अच्छे आएंगे, आपको सब कुछ दिखेगा। ओके, तो ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, इसमें हम अभ्यास प्रश्नावली को हल करेंगे। नमस्कार।